हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट जेईई नीट। कल जो हमने कुछ बताया था आप लोगों को वो आपका टॉपिक था सेट। उसके बाद अगली टॉपिक जो थी रिलेशन थी, और उसके बाद मैपिंग थी। ये सारी टॉपिक्स आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा फंक्शन है। अब अगर फंक्शन के बारे में हम देखते हैं तो फंक्शन होता क्या है ये बताते हैं। इफ A and B are two sets, कैसे हैं? such that every element of A is associated with a unique element of B। अगर ऐसा होता है then it is known as function। ठीक है, function if A and B are two sets such that every element of A is associated with a unique element of B, then it is known as function। अब अगर ये फंक्शन हो गया तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं f such that A to B। f का क्या है, जो हमने पहले पढ़ा था रिलेशन होता है, A का B में क्या रिलेशन है। अब यहाँ क्या होगा कि हमें इनके बारे में भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो ऐसे लिख देंगे fx = y। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो हम यहीं से आगे बढ़ते हैं। फंक्शन को हमने रिप्रेजेंट कैसे किया? f A to B और लिख दिया इसको fx = y। अब यहां से क्या पता चल रहा है? इसका मतलब है x belongs to A। ठीक है, x क्या है? A का एलिमेंट है। इसका मतलब है x, A के जितने एलिमेंट है वो x के रूप में आ जाएंगे। इसी तरीके से क्या होगा? y belongs to B। अब इसका ये क्या कह रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? ये तो फंक्शन है आपका, ठीक है। इसका मतलब है हर x के लिए हमें क्या करना होता है? फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है, y को डिफाइन करना पड़ता है। जब ये चीज आपको क्लियर हो जाती है तो फंक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला मेथड जो होता है रिप्रेजेंट करने का, तो वो आपका होता है मैपिंग मेथड। पहले इसको कर लेते हैं। दूसरा मेथड जो होता है बाय ऑर्डर पेयर मेथड। अब मैपिंग मेथड में अगर हम ले लेते हैं कोई फंक्शन हमारे पास है, मान लीजिए हमने f A to B लिया और डिफाइन किया हमने fx = x + 1, और ये क्या होता है? y। तो हमने ऐसे लिख दिया y = x + 1। ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब डिफाइन कर दिया तो मैपिंग मेथड है, तो हम उस तरीके से बना लेते हैं। ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया, A B। ये रिलेशन हमारा क्या रिलेशन है? y = x + 1।
चलो अब ऐसा हम मान लेट एज्यूम द एलिमेंट्स ऑफ ए आर 1 2 3 4। सपोज तो अगर ऐसा होता है तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो y कितना आएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब 1 की इमेज क्या हुई 2। इसी तरह से जब हम 2 रखेंगे x की जगह पे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो 2 का एलिमेंट जो इमेज बन के आया वो क्या आया 3 आया। इसी तरीके से 3 का क्या आएगा 4 आएगा, 4 का क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक, अब ये जो है ए, इसी को क्या कह देते हैं डोमेन। इसको डोमेन भी कहते हैं, इसको इनपुट भी कहते हैं, इसको प्री इमेज भी कहते हैं। ये सारे नाम आपको याद रखना पड़ेगा। डोमेन क्या क्या कहते हैं, सेट ए को कहते हैं डोमेन, इसको इनपुट भी कहते हैं, इसको प्री इमेज भी कहते हैं। चलो अगर सेट ए की बात क्लियर हो जाती है अब सेट बी की तरफ आते हैं। ये जो बी है इसको क्या कहते हैं, इसको जो लिखते हैं कोडोमेन, इसी को रेंज भी कहेंगे और इसी को इमेज भी कहेंगे। ये चीजें हो गई। ठीक, तो ये हमारा डोमेन हो गया, यही हमारा इनपुट भी हो गया और ये प्री इमेज हो गई। ये हमारा कोडोमेन हो गया, रेंज भी हो गया और इमेज भी हो गया। इसके अलावा इसका और भी एक नाम हो सकता है, क्या हो सकता है सोचिए। अब जब ये चीजें आपकी क्लियर हो जाती है तो अब अगर हम इसमें एक बढ़ा देते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कोडोमेन रेंज हमेशा बराबर हो, और इसको हम तीसरा नाम जो बता रहे थे इसको आप क्या लिख सकते हो आउटपुट। लेकिन हमेशा ध्यान रखने वाली बातें हैं कि कोडोमेन और रेंज हमेशा बराबर नहीं हो सकता। इस केस में बराबर है। अगर हम यहीं पे एक एलिमेंट यहाँ एक और लगा देते हैं तो इसका कोई भी, ये किसी का भी इमेज नहीं है। जैसे ही ये ऐड हो जाता है, ऐड होते ही कोडोमेन आपका क्या होगा, ये पूरा कोडोमेन हो जाएगा बी, और जो रेंज होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे 2 3 4 5 ये हो जाएंगे। और आउटपुट भी यही होगा फिर, रेंज और रेंज इमेज आउटपुट ये तो तीनों हमेशा सेम रहेंगे। लेकिन कोडोमेन जरूरी नहीं है कि रेंज इमेज या आउटपुट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंडीशन यही है जब ये बराबर होगा तभी होगा। अब अगर ये क्लियर हो जाता है ये चीज था, तो इसमें जो हमने बनाया हुआ था फिगर को दोबारा बनाते हैं क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना है आपके नेक्स्ट ऑर्डर पेयर को। ये ए है, ये बी है। यहाँ क्या था 1 2 3 4, यहाँ 2 3 4 5। तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में जब रखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बी को अगर ये फंक्शन है फंक्शन को ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे 1 का 2 के साथ पेयर है और 2 का 3 के साथ पेयर है, 3 4 4 और 5। ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में जब हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब ये चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं तो थोड़ा सा दोनों रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया फंक्शन का क्या होता है। अब इस फंक्शन में थोड़ा सा और चीजें मैं बताता हूं आगे की। ये चीजें ऐसे ही रहना देता हूं। अगर हमने बोल दिया इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी इनवर्स फंक्शन का इनवर्स। अब जैसे यही फंक्शन है, मुझसे पूछा जाए इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इज पॉसिबल और नॉट, तो इसमें क्या करना होगा। अभी तक क्या था, जब इनवर्स, अभी ये क्या है डोमेन है, ये क्या है रेंज है। इनवर्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा डोमेन बन जाएगा और ये
रेंज बन जाएगा। बिकॉज जैसे ही इनवर्स की बात करते हैं, एफ इनवर्स ये एफ के लिए है, ये एफ इनवर्स के लिए है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। उस केस पे भी ये सेटिस्फाइड हैं, लेकिन अगर यहीं हम एक एलिमेंट फिर से लगा देते हैं तो ये फिर सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब उसकी वजह क्या है, उसके लिए पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशन बताते हैं, जिसके बेस पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कैसे पता चला कि ये फंक्शन है कि नहीं है। रूल्स टू डिटरमाइन अ फंक्शन। इसमें पहला नियम ये कहता है कि जितने भी x हैं, फॉर एवरी x, देयर शुड बी ओनली वन y। दूसरा स्टेप है, फॉर every x y should be defined। अब ये दो रूल्स हैं। अभी जो पीछे वाला फंक्शन हमने बनाया था, हमने क्या लिखा था, एफ ए टू बी। ये हो गया कि ए का बी में क्या रिलेशन है, ए के एलिमेंट का बी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, क्या लिखा है अगला स्टेप, क्या, एवरी एक्स वाई शुड बी डिफाइंड। डिफाइन करना था, इसीलिए हमने क्या लिखा था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और हमने लिखा था वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो इसके लिए हमें वाई को डिफाइन करना जरूरी है। जब डिफाइन हो जाता है तो ये क्या है, वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वी जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड विल गेट द करेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज। तो इसका मतलब है कि हमने क्या कर दिया, x के लिए y को डिफाइन कर दिया। अब अगर दोनों रूल्स आपको क्लियर हैं तो यहां से फिर से देखते हैं। ये बना दिया, एक फिगर बना दिया, ये a है, ये b है, ये 1 2 3, यहाँ पे लिख दिया 1 2 3। अब आपसे पूछा जाता है, बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है। आप कैसे चेक करोगे? पहला कंडीशन क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्स देयर शुड बी ओनली वन वाई। तो यहाँ क्या हो रहा है, 1 के लिए एक इमेज है, 2 के लिए भी एक ही इमेज है, 3 के लिए भी एक ही इमेज है। तो ये फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा क्या है, एवरी एक्स वाई शुड बी डिफाइंड, वाई यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अगर इसी फिगर में हम ऐसा लिख देते, इसकी इमेज इसको भी दे देते, ऐसा कर देते, अब ये फंक्शन अलग से डिफाइन होगा। तो ये चीज उसके लिए वैलिड नहीं है, हमेशा आप ध्यान रखना। मैं सिर्फ आपको फंक्शन जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि इस रूल से कैसे पता करोगे फंक्शन है कि नहीं है। क्या कहता है, एक्स देयर शुड बी ओनली वन वाई, लेकिन इस वन के की दो इमेज बन रही है। वन के लिए कौन कौन सी इमेज है, एक तो 1 है, दूसरी 2 है। ये रूल हमारा फेल हो गया, इसका मतलब नॉट अ फंक्शन। क्लियर, ये फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से और देखते हैं। तो इस रूल्स से भी आप जो है निकाल सकते हो, कोई भी फिगर बना होगा आप देख के बता दोगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। बी ए, अब इसमें क्या है, 1 2 3 ऐसा ले लेते हैं, यहाँ 1 2 3 4 ऐसा बना देते हैं हम। ये इसके साथ है, ये भी इसके साथ है, और ये इसके साथ है। अब बताइए फंक्शन है कि नहीं है। सोचिए सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत पूछी जाती है। क्या कहते हैं, हर एक्स के लिए एक वाई चाहिए। एक का इमेज 2 है, 2 का भी इमेज 2 है, और इसका भी सबके लिए है। अब ये बाकी रह गए हैं, वो अलग की चीज है, ये रूल में शामिल नहीं है, और इनके लिए वाई को हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ऐसा क्या वैल्यू रखा जाए जिसके लिए ये आ जाए। अगर ऐसा डिफाइन कर देते हैं तो ये फंक्शन है। अब इसका उल्टा कर लेते हैं, अगर ऐसा कोई ग्राफ बना देते हैं, ए बी
अगर ऐसा लिखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऐसा डाल देते हैं। अब मैं ऐसा कहता हूँ कि इसकी एक इमेज ये है, इसकी एक इमेज ये है, इसकी एक इमेज ये है और इसकी इमेज ये है, और यहाँ एक 5 है और इसकी भी इमेज ये है, और इसकी कोई इमेज नहीं है। अगर इसकी कोई इमेज नहीं है तो फिर आप सोचिए कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि रूल क्या कहता है, हर एक्स के लिए एक वाई चाहिए। तो इसके लिए एक वाई है, इसके लिए भी एक यूनिक वाई है, इसके लिए भी यूनिक वाई है। 4 का इमेज क्या है, 4 है, और 4 का इमेज 5 भी है। तो यहाँ से ही कट हो गया, एक ही एलिमेंट का 2 इमेज आ रहा। और अगर ये नहीं भी होता, अगर इसको हम हटा भी देते, इसको ऐसा नहीं लिखते और इसको भी हटा देते, ऐसा नहीं लिखते, अब सबकी एक एक इमेज है, फिर भी अभी जो x का एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई भी इमेज नहीं है, इसलिए ये अभी भी क्या है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन आपका क्लियर हो गया। अब इसका फंक्शन को और तरीका, एक और तरीका है इसके अलावा जो डिटरमाइन करता है, उसे कहते हैं वर्टिकल लाइन मेथड। वर्टिकल लाइन मेथड में मान लीजिए कोई फंक्शन ले लेते हैं f(x) = x³ - x, ठीक है। अब अगर ये फंक्शन है, इसका हमें बताना है कि आप बताओ इज दिस अ फंक्शन और नॉट, ऐसा। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। मैंने पहले भी बोला था कि अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया हो और या कोई भी हमें दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन दिया है, फंक्शन दे दिया, वैल्यू दे दी, हमें क्या चेक करना है, ये फंक्शन है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, दो तरीके हैं, या तो हम मैपिंग से चेक करें या तो ऑर्डर पेयर से चेक करें। अब इसके लिए अगर मैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, = x, कॉमन ले लिया हमने, तो x² - 1 हो गया। इसका मतलब हो गया x - 1 और x + 1। अगर इसको 0 करना है तो इसके टर्निंग पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, 1 0 -1, सब पे ऑड पावर है, तो इसका मतलब ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ और ये माइनस हो गया। तब माइनस हो गया। अब इसके हिसाब से अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारा जो ग्राफ बन के आएगा, देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है। अब 0 से 1 तक क्या ग्राफ दिखा रहा है, 0 से 1 तक नेगेटिव दिखा रहा है और 0 से -1 तक पॉजिटिव दिखा रहा है। इसका मतलब ग्राफ जो आया होगा कुछ ऐसे आया होगा, ऐसे गया। अब इसके बाद स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ऐसे चला जाएगा सीधा, यहाँ ऐसे चला जाएगा, ये ग्राफ हो गया। अब जो हमारा रूल है वर्टिकल लाइन मेथड, तो कहीं भी ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, अगर वो एक से ज़्यादा जगह पे कट करती है, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। अगर सिर्फ एक जगह पे कट करती है, क्योंकि रूल ही यही कहता है, अगर वन प्लेस पे कट करती देन इट इज फंक्शन। और वन प्लेस पे कट करने का मतलब क्या हुआ कि उस एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है, और फंक्शन भी यही कहता है कि इमेज एक ही होगी। देखिए यहाँ पे मैंने लाइन बनाई है, ये मान लीजिए L1 है, ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। यहाँ पे हमने कोई लाइन बना दी L2, वो भी सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। यहाँ पे बना देते हैं L3, ये भी सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब है दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। तो इससे भी आपको क्लियर हो गया फंक्शन। अब आप जानते हैं, अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाती है तो इसके बाद अब आपका स्टार्ट होता है असली फंक्शन, क्योंकि आपको बेस क्लियर कर दिया हमने। बेस क्लियर होने के बाद अब जो है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे विद ट्रिक्स, और जो है नए नए क्वेश्चन जो हमने फ्रेम किए हैं IIT पर्सपेक्टिव्स के लिए, कि आने वाले टाइम में आपको कितने अच्छे क्वेश्चन चाहिए कि जिससे आप इजीली उन्हें बीट कर सको, विल डेफिनेटली प्रेजेंट टू यू। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।